मित्रों नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका एक बार हिंदी की इस प्यारी सी क्लास में। मित्रों आइए प्रश्नों को देखा जाए। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, गीत गोविंद के रचयिता निम्न में से कौन है? गीत गोविंद के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन बी है जयदेव, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है बाण भट्ट। तो बाण भट्ट का कौन सा है? ये चंडी शतकम है इनका, चंडी शतकम। और एक क्या है? हर्षचरित है। ठीक, गीत गोविंद किसका हो जाएगा? ये जयदेव जी का है। और कबीरदास का क्या है? साखी सबद रमैनी। क्या है? साखी सबद और रमैनी। और बीजक भी इन्हीं का है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये सब आपको याद होगा। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन हो जाएंगे? जयदेव जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इस वाक्य में कोई अशुद्धि दिख रही हो तो आप पहचानिए। ऑप्शन ए है वचन संबंधी, ऑप्शन बी है क्रिया संबंधी, ऑप्शन सी है मित्रों विशेषण संबंधी, ऑप्शन डी है सर्वनाम संबंधी। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध होता है कि घनिष्ठ होता है? इसकी जगह पे या आप घनिष्ठ रख सकते हैं और या तो अभिन्न रख सकते हैं। अभिन्न। ठीक, तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि हो जाएगी? ये विशेषण संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, फ्रांस का विशेषण निम्न में से कौन सा होगा? फ्रांस का विशेषण निम्न से क्या होगा? अच्छा, फ्रांस क्या होगा? यहाँ पे संज्ञा होगा। किसी देश या जगह का नाम जो होता है वो संज्ञा होता है। ठीक, तो फ्रांस संज्ञा है, तो इससे इसका विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है फ्रेंच, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रांस जो संज्ञा है, ये फ्रांस का विशेषण क्या होगा? फ्रांसीसी होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, वे शब्द जो हमें बोलने वाले या लिखने वाले की मन की स्थिति या मूड का बोध कराते हैं। वे शब्द जो हमें बोलने वाले के मन की, बोलने वाले या लिखने वाले के मन की या मूड का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है साथियों आज्ञार्थ वृत्ति, ऑप्शन बी है संदेहार्थ वृत्ति, ऑप्शन सी है निश्चयार्थ वृत्ति, ऑप्शन डी है वृत्ति। तो वह शब्द जो हमें बोलने या लिखने वाले के मूड का या मन स्थिति का हमें भाव कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें हम वृत्ति कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अज्ञात, संदेहार्थ और निश्चयार्थ जो है और संभावनार्थ, इसके जो है ये वृत्ति के भेद हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, मैं तो उसका नाम भर ही जानता हूं। मैं तो उसका नाम भर ही जानता हूं। निम्न वाक्य में ही क्या है? ये जो ही है इसमें से क्या है? ऑप्शन ए है क्रिया, ऑप्शन बी है मित्रों विशेषण, ऑप्शन सी है संज्ञा, ऑप्शन डी है निपात। तो मैं तो उसका नाम भर ही जानता हूं, तो ये ही से जो है शब्द और ये वाक्य जो है और स्पष्ट हो गया। जब भर ताकि भर ना ही जो ही जिससे ये सब जब लगा देते हैं तो किसी वाक्य का जो है अर्थ स्पष्ट हो जाता है। और अर्थ वाक्य में जैसे आप जोर दे रहे हैं, तो जब जोर देते हैं किसी वाक्य का अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाता है, तो वहां पर निपात होता है साथियों। ठीक, तो यहां पर ही क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, अभिप्सा में प्रयुक्त उपसर्ग निम्न में से कौन सा है? अभिप्सा में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक, तो अभिप्सा में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन ए है अभी, ऑप्शन बी है अभी, ऑप्शन सी है ईप्सा, ऑप्शन डी है आ। तो अभिप्सा में जब आप लिखेंगे इसको तो अभी प्लस ईप्सा, ईप्सा आधा पर सा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अभिप्सा में अभी प्लस इप्सा हो जाएगा। ये बड़ी ई नहीं होगा, यहाँ पे छोटी ई हो जाएगा केवल। ठीक, अभी प्लस इप्सा। तो अभी जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा। और इप्सा जो होता है, इप्सा का मतलब चाह, कामना, इच्छा। ये इच्छा का पर्यायवाची शब्द होता है इप्सा। ठीक, तो अभिप्सा में अभी उपसर्ग जो है इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, शायद वे आ जाते। क्या है? शायद वे आ जाते। अच्छा, इसमें बड़ी ई रहेगा शायद। हाँ, ये बड़ी ही रहेगा। इसमें मूल शब्द जो है बड़ी ई ही रहेगा।
तो क्या है, शायद वे आ जाते, वाक्य किस काल का है, शायद वे आ जाते, ये किस काल का वाक्य है, तो ये भूतकाल का वाक्य है ना। तो इसमें पहचानना कि भूतकाल का कौन सा भेद है। तो ऑप्शन ए हेतु हेतु मत भूतकाल, ऑप्शन बी है आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी है संदिग्ध भूतकाल और ऑप्शन डी है अपूर्ण भूतकाल। तो शायद वे आ जाते, जब भूतकाल में कोई शब्द किसी कारणवश नहीं हो पाता है, जिस कारण से नहीं हो पाता उसको कहते हैं हेतु, हेतु मतलब कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भविष्य काल। जैसे कहा नहीं जाता शायद वे आ जाते तो ये मेरा काम हो जाता, तो मतलब वो एक कारण बन रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भविष्य का भूतकाल। अगला प्रश्न है मित्रों, अनल और अनिल, अनल और अनिल जो है ये दोनों शब्द हैं, इसका पर्यायवाची सही जोड़ा कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए हवा आग, ऑप्शन बी है चंद्रमा अग्नि, ऑप्शन सी है अग्नि और हवा, ऑप्शन डी है बादल और हवा। तो अनल और अनिल का मतलब क्या होगा, अग्नि और हवा। अनल का मतलब अग्नि या आग होता है और अनिल का मतलब हवा, हवा पवमान समीरण मारुत, ये सब हवा के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, कबूतर किस भाषा का शब्द है, कबूतर किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है तत्सम, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है चीनी। तो चीनी के कौन कौन से होते हैं, चाय लीची चीकू चीनी, ये जो है चीनी शब्द होते हैं। चीनी जो खाने वाली चीनी होती है ये भी चीनी शब्द ही है। तो कबूतर किस प्रकार का हो जाएगा, ये फारसी हो जाएगा। और एक अभी हम आपको जल्दी ही बताए थे, क्या बताए थे, किशमिश, किशमिश, ठीक, ये भी फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा। और अरबी से क्या होता है, अजब अजीब अनजान, ये सब जो होता है ये फारसी भाषा का अरबी भाषा का शब्द होता है मित्रों। तो कबूतर किस भाषा का शब्द हो जाएगा, ये फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, ग्रंथ का तद्भव निम्न में से कौन सा होगा। ग्रंथ एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा। तो ऑप्शन ए है गड्ढा, ऑप्शन बी है साथियों गांठ, ऑप्शन सी है ग्रंथ, ऑप्शन डी है जोड़। तो ग्रंथ का मतलब तो गांठ होता है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, गांठ हो जाएगा। लेकिन जो जोड़ है ये इसका समानार्थी शब्द है। जैसे ग्रंथि, जब गांठ पड़ जाती है ना, जब जोड़ पड़ जाता है किसी चीज में तो वो कहा जाता है ना गांठ पड़ गई। अब ये जो है जैसे एक है ना रस्सी टूट गई गांठ पड़ गया, अब वो पहले जैसा नहीं रह गया, ठीक। तो कहने का मतलब ग्रंथ का तद्भव क्या हो जाएगा, गांठ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, दुर्बल का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है कमजोर, ऑप्शन बी है सबल, ऑप्शन सी है अधीर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दुर्बल का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, सबल हो जाएगा। जब आप दुर्बल हो और सबल हो मतलब आपके पास बल हो, दुर्बल मतलब बल ना हो, ठीक। और अधीर का क्या होगा, अधीर का विलोम होगा धीर, ये धीर का विलोम होता है अधीर, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सोना का बहुवचन निम्न में से कौन सा है। सोना, सोने से आप एक सोना वाला, एक सोना चांदी वाला, एक सोने वाला सोना, तो ये सोने चांदी वाला सोना है। तो सोने का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए है सोने, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है कनक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो कनक तो ये सोने का पर्यायवाची हो जाएगा। तो सोना जो है ये अपने आप में एक वचन शब्द है। क्या है, एक वचन। सोना चांदी जो है ये सब हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। तो सोना का बहुवचन क्या होगा, सोना ही होगा, ये एक वचन होता है, इसका बहुवचन होता ही नहीं, ठीक। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए उनके जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन ए है गुंजन, ऑप्शन बी है वीणा, ऑप्शन सी है पल्लव, ऑप्शन डी है चिदम्बरा। तो इनको किस रचना के लिए दिया गया, ये चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, मद निम्न में से किसका एक अनेकार्थी शब्द है। मद, मद का एक अनेकार्थी कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए है नशा, ऑप्शन बी है पर, ऑप्शन सी है पट, ऑप्शन डी है वार। तो वार का अनेकार्थी क्या होगा, वार का अनेकार्थी होगा आक्रमण। क्या होगा, आक्रमण, ठीक। और क्या होगा, दिन होगा। कहते नहीं सोमवार मंगलवार बुधवार। और पट का क्या हो जाएगा, पट का एक हो जाएगा किवाड़। कहते नहीं पट बंद कर लो। और क्या हो जाएगा, पर्दा। और क्या हो जाएगा, एक कपाट भी होता है, कपाट, ठीक। पट का। तो मद का अनेकार्थी क्या हो जाएगा, मद का अनेकार्थी हो जाएगा नशा। नशा, मद का अनेकार्थी नशा होता है, गर्व होता है। जब कोई चीज घमंड में कोई रहता आदमी
या गर्व से कहता है कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं, तो मतलब उसके भारतीय होने का मद है कि हम भारतीय हैं, तो मद का मतलब क्या हो जाएगा? नशा। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं, आजकल के नहीं रहते हैं, काहे कि ऑनलाइन पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो कहाँ शांत रहते हैं। ठीक, तो शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं, रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए है मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी है सरल वाक्य, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मिश्र वाक्य क्या होगा? मिश्र वाक्य कैसा होता है? जब एक वाक्य का फल दूसरे पे पड़ता हो, जैसे अगर बोओगे तो काटोगे, जो बोओगे तो काटोगे, तो एक का फल दूसरे पड़ रहा ना, तो वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। और संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब कोई शब्द किंतु, परंतु, और, जैसे, इसलिए, कि, ताकि, इससे जब जुड़ा होता है वो संयुक्त वाक्य होता है। और इसमें क्या है? शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं, मतलब इसमें कुछ दिख रहा है ऐसा जोड़ने वाला, या कोई इस पे निर्भरता आ रही नहीं आ रही ना, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। सरल वाक्य की पहचान क्या है? एक वाक्य और एक विधेय होता है, उसको सरल वाक्य कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है डाकू, ऑप्शन बी है अभियुक्त, ऑप्शन सी है दोषी, ऑप्शन डी है निर्मम। तो जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे क्या कहते हैं? उसे अभियुक्त कहते हैं मित्रों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, तद्धित में प्रयुक्त संधि निम्न में से कौन सा है? तो तद्धित ये ऐसे लिखा जाएगा, तद्धित, तद्धित ये धा है। ठीक, तद्धित में कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसका संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो ये रहेगा तत्। क्या रहेगा? तत् प्लस हित। ठीक, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? तद्धित बन जाएगा, जो ऊपर लिखा है तद्धित। ठीक, तो ये किस प्रकार की संधि हो जाएगी साथियों? ये हो जाएगी व्यंजन संधि। कैसा हो जाएगा? तद्धित में व्यंजन संधि होगा, तत् प्लस हित मिलकर ये तद्धित बन जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पिघलते पत्थर, पिघलते पत्थर निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए है रांगे राघव, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है मोहन राकेश, ऑप्शन डी है निराला। तो निराला का चतुरी चमार लिली ये सब है, और मोहन राकेश क्या है? लहरों के राजहंस। हाँ, और प्रेमचंद का गोदान गबन निर्मला सीता निर्मला ये सब है। हाँ, तो ये जो है पिघलते पत्थर रांगे राघव जी की रचना है। किसकी है? रांगे राघव जी की। अगला प्रश्न है साथियों, कुंडलिया छंद की उत्पत्ति निम्न में से किस छंद से हुई है? कुंडलिया छंद की उत्पत्ति इनमें से किस छंद की उत्पत्ति से हुई है? अच्छा, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं मित्रों? 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। ठीक, तो कुंडलिया की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए है रोला प्लस उल्लाला, ऑप्शन बी है दोहा प्लस उल्लाला, ऑप्शन सी है दोहा प्लस रोला, ऑप्शन डी है उल्लाला प्लस रोला। तो कुंडलिया छंद जो है दोहा और रोला से मिलकर बना है। किससे बना है? दोहा और रोला से। इसको याद करने की ट्रिक, जैसे कोई महिला कुंडल पहने रहे तो कोई चोर अगर लेके भाग जाए तो आप दौड़ोगे और रोगे, तो उसी से याद कर लीजिए। कुंडलिया जो है, जब आपका कुंडल कोई छीन लेगा तो आप दौड़ोगे और रोगे। ठीक, तो इसका हो जाएगा दोहा और रोला। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मागधी हिंदी के अंतर्गत निम्न में से कौन सी हिंदी नहीं आती है? मागधी हिंदी के अंतर्गत कौन सी हिंदी नहीं आती है? ऑप्शन ए है बिहारी हिंदी, ऑप्शन बी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी है बंगला, ऑप्शन डी है उड़िया। तो पूर्वी हिंदी जो है ये किसके अंतर्गत आती है? अर्धमागधी के अंतर्गत आती है, अर्धमागधी। ठीक, तो जब पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंतर्गत आती है तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। और मागधी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? बिहारी हिंदी आती है, बंगला और उड़िया। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से हर्ष कौन सा नहीं है? हर्ष स्वर या हस्स स्वर, दोनों भी बोल सकते हैं, हर्ष या हर्ष। तो इनमें से हर्ष स्वर कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है उ, ऑप्शन डी है आ। तो ये जो आ है ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। और ये तीनों जो है ये हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं, और इन्हें एक नाम और से जाना जाता है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। आ, ई और उ को मूल स्वर भी कहा जाता है साथियों। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है?
तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हम आपको बताए ना, अच्छा और अच्छी लगाकर पहचान लीजिए। ठीक, तो जीरा अच्छी है कि अच्छा है? जीरा अच्छा है, तो ये कैसा हो गया? पुल्लिंग हो गया। धनिया अच्छी है कि अच्छा है? धनिया अच्छा है। और गुलाब, गुलाब भी पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसमें स्त्रीलिंग जो है ये भीड़ हो जाएगी, कि भीड़ जो है, भीड़ बहुत लगी थी ना, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, 71वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। कब हुआ था 71वां संविधान संशोधन? 1992 में हुआ था साथियों। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और इनको याद करने की एक ट्रिक है, इसको ना, इसको मा और का, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 भाषाएं जोड़ी गई, जो है 1992 में हुआ था 71वां संविधान संशोधन। और कौन कौन सी भाषाएं हैं ये? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है साथियों, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है के लिए निम्न में से एक शब्द क्या है? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है कानीन, ऑप्शन बी है कान्य, ऑप्शन सी है कुंती, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ होता है उसको क्या कहते हैं साथियों? कानीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कानीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक हो जाएगा ये साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है पंत, ऑप्शन डी है दिनकर। तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा साथियों? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, भक्षण में प्रयुक्त प्रत्यय निम्न में से कौन सा होगा? भक्षण में कौन सा प्रत्यय होगा? तो प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है, तो भक्षण को अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा भक्ष। ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय अन। ठीक, भक्षण में भक्ष जो है मूल शब्द हो जाएगा, ये छा पे हलंत रहेगा। ठीक, भक्ष और अन जो है ये इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, पत्थर को जोंक नहीं लगती मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से क्या होता है? क्या होगा? तो पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए सबल का शोषण नहीं होता है, ऑप्शन बी है मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, ऑप्शन सी है दो धूर्तों से प्रायः टकराव नहीं होता है, और ऑप्शन डी है हठी है, ये ठा है, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पत्थर को जोंक नहीं लगती मतलब हठी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, मुहावरे जो है ये स्वतंत्र प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, इनका स्वतंत्र में कोई प्रयोग नहीं है। लेकिन जो लोकोक्तियां हैं उनका स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो लोगों द्वारा कही गई उक्तियां होती हैं, लोगों द्वारा कही गई बातें होती हैं। तो लोकोक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग होता है और मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग होता है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हिंदी पर्याय निम्न में से कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हिंदी पर्याय क्या होगा? ऑप्शन ए है रोजगार कार्यालय, ऑप्शन बी है रोजगार बदलाव, ऑप्शन सी है मित्रों रोजगार परक, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हिंदी में अर्थ क्या होगा साथियों? ये होगा रोजगार कार्यालय। क्या होगा? रोजगार कार्यालय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो ये जो जिजीविषा लिखा गया है, जिजीविषा का मतलब क्या होता है? जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा, इसी को कहते हैं जिजीविषा। ठीक, तो जिजीविषा यही बिल्कुल सही है। कैसे लिखा? जी जी मतलब एक छोटा एक बड़ा, जिजीविषा यही बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, उपकूल में निम्न में से कौन सा समास हो जाएगा? उपकूल में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो तत्पुरुष कब आता है? जब कारक चिन्ह आते हैं, तो कारक चिन्ह इसमें आ नहीं रहा है। और द्विगु कब आता है? जब कोई गिनती आता है, चौराहा, चौमासा, पंचवटी ये सब आते हैं। ठीक, तो द्विगु होता है। और द्वंद्व कब आता है? जब दोनों शब्द में कोई ऐसे माता पिता हो गया। हाँ, माता और पिता में क्या हो जाएगा? ये द्वंद्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बच गया? ये अव्ययी भाव। अच्छा, अव्ययी भाव की पहचान क्या है? अव्ययी भाव में इसमें अव्यय प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे भर, हर, उप, ता।
ये सब जब आ जाते हैं किसी शब्द में, किसी वाक्य में, तो ये जो है अव्ययी भाव समास होता है यहाँ पर। तो उपकूल में अव्ययी भाव समास होगा। तो मित्रों, प्रश्न इतने ही हमारे रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा मित्रों, और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक, तो साथ बनाए रखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।